हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इसका जो थर्ड चैप्टर है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने जो है इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा था। राइट, तो ओवरव्यू में जो है हमने ये बात की थी जैसे कि इस चैप्टर का जो नेम है वो है द इम्पायर्स। राइट, कि जो मेसोपोटामियन एम्पायर के बाद में जो है उसके कुछ समय के बाद में 2 मिलेनियम ईयर्स के बाद में जो है कई सारे एम्पायर्स जो है ना वो इस एरिया में, जैसे कि ये मेडिटेरेनियन सी है या फिर ये जो एरिया है मेसोपोटामिया का, इसके आसपास जो है ना कई सारी जो एम्पायर्स हैं वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो उन्हीं एम्पायर्स के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि रोमन एम्पायर हो गई, राइट, ग्रीक्स हो गई यहाँ पे, राइट, ग्रीक एम्पायर होगी जिसमें यहाँ पे एलेक्जेंडर की हमने बात की थी एंड उन्होंने काफी सारा जो एरिया है वो अपने कंट्रोल में किया था। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो है ईरान आ जाते हैं। राइट, तो एक तरह से इन सभी एम्पायर्स के बारे में हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड कौन कौन सी एम्पायर जो है इनकी हिरार्की जो है वो भी हमने यहाँ पे बात करने की हमने यहाँ पे कोशिश की थी। इवन जो है यहाँ पे सीक्वेंस जो होता है ना इन एम्पायर का वो भी हमने यहाँ पे देखा था। ओके, तो आप जो है ना जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ओवरव्यू देखा था इस चैप्टर का, अब हम यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एम्पायर्स के बारे में जो है डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है एक ऐसी एम्पायर के बारे में बात करेंगे जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है वो फैली हुई थी। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे अबाउट द रोमन एम्पायर। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो जो रोमन एम्पायर है, it covered a vast stretch of territory that included the most of the Europe, mostly जो यूरोपियन एरिया है ना आज का, राइट, जिसे आज हम यहाँ पे यूरोप मानते हैं, उसका जो मोस्टली पार्ट है वो रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। एंड आफ्टर दैट जो है फर्टाइल क्रिसेंट एरिया जो है वो भी रोमन एम्पायर के अंडर था एंड नॉर्थ अफ्रीका जो है वो भी रोमन एम्पायर के अंडर था। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे डैट की जो है किस तरह से जो एम्पायर है वो ऑर्गेनाइज की गई थी एंड जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, कौन कौन से पॉलिटिकल फोर्सेस ने जो है इसकी डेस्टिनी को शेप किया था एंड जो सोशल ग्रुप्स है ना जिसमें जो लोग डिवाइडेड थे, उन सब चीजों के बारे में हम जो है बात करेंगे। एंड यू विल सी दैट द एम्पायर embraced a wealth of local cultures। तो इस एम्पायर में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो क्या थी कि जो इसका जो लोकल कल्चर है ना वो काफी ज्यादा रिच था एंड उसकी वजह से जो है ये काफी ज्यादा एम्पायर जो है वो रिच थी। यहाँ पे काफी सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे बोली जाती थी एंड जो वुमेन है ना, वुमेन की कंडीशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसे जो है काफी स्ट्रोंगर लीगल पोजीशन जो होती है ना वो प्रोवाइड यहाँ पे की गई थी। जो स्ट्रोंगर लीगल जो पोजीशन जो है ना आज भी कई कंट्रीज में वुमेन को नहीं दी जाती है ना, वो उस समय में रोमन एम्पायर में अवेलेबल थी। बट अगर इसकी इकोनॉमी की बात करें तो इट वाज रन ऑन अ स्लेव लेबर। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं ऑब्वियसली, राइट, हर एक चीज के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे स्लेवरी जो है वो अवेलेबल थी, तो स्लेवरी के ऊपर जो है इसकी इकोनॉमी यहाँ पे चलती थी एंड कई सारे पर्सन जो है ना उन्हें यहाँ पे फ्रीडम भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो सभी लोगों को जो है ना फ्रीडम जैसे होती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, किन्हीं किन्हीं लोगों को ही यहाँ पे अवेलेबल थी फ्रीडम। तो ये कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे रोमन एम्पायर के। So from the 5th century on, the empire fell apart in the west but remained intact and exceptionally prosperous in its eastern half। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो रोमन एम्पायर थी ना वो बहुत ज्यादा बड़ी थी एंड इसकी जो गवर्नमेंट थी ना, राइट, वो काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स थी। तो इतने बड़े एम्पायर को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। तो 5th सेंचुरी में जाके यहाँ पे क्या किया था इन्होंने कि पूरी जो एम्पायर है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट बनाया था एंड एक यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट बनाया था। बट वेस्टर्न पार्ट जो है जब जैसे ही अलग किया जाता है ना, वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी, राइट, वो यहाँ पे जो है ना अपने गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाती, वो राइज हो जाती हैं एंड फिर वहां पे जो है लोकल ट्राइब्स अपनी अपनी एम्पायर बना लेती हैं। तो वेस्टर्न एरिया जो है ना वो रोमन एम्पायर के हाथ से चला जाता है 5th सेंचुरी में। तो ओनली ईस्टर्न एम्पायर ही जो है, ईस्टर्न पार्ट ही जो है ना वो रोमन एम्पायर के पास रहता है। ओके, बट ये जो ईस्टर्न पार्ट था ना वो काफी ज्यादा जो है प्रोस्पेरस रहता है एंड कैलिफेट जो थे, यहाँ पे कैलिफेट के बारे में भी हम जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो कैलिफेट भी जो है ना वो इसी प्रोस्पेरिटी के ऊपर ही बना था एंड इनहेरिटेड इट्स अर्बन एंड द रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे जो अर्बन एंड जो रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं ना वो यहाँ पे कैलिफेट ने एक तरह से इनहेरिट किए थे। एंड कैलिफेट क्या होता है उसके बारे में हम जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, राइट, 4th चैप्टर में। अब जो है ना ये जो रोमन एम्पायर है जिसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, ऑब्वियसली हमारे पास कुछ सोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो वहीं से हमें जो रोमन एम्पायर के बारे में पता चलता है, क्योंकि हम लोगों ने तो रोमन एम्पायर को नहीं देखा है। तो रोमन हिस्टोरियंस जो है ना उनके पास जो है सोर्सेज का एक रिच कलेक्शन है। तो इन सोर्सेज को हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टेक्स्ट अवेलेबल है उनके पास, दूसरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तीसरा कुछ मटेरियल रिमेन्स जो है वो भी अवेलेबल है। तो अगर टेक्सचुअल सोर्सेज की बात करें तो इसमें जो है ना कंटेम्प्रेरीज जो होते हैं, जैसे कि जब रोमन एम्पायर थी 5th सेंचुरी की ही अगर हम यहाँ पे बात कर लें, 5th सेंचुरी या फिर 2nd सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी तक की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, उस समय के जो हिस्टोरियंस थे ना उन्होंने यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिखे थे कंटेम्प्रेरीज ने, तो वो टेक्स्ट हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं। तो उन टेक्स्ट को जो है ना अनल्स बोला जाता है, ओके, बिकॉज द नरेटिव वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ईयर बाय ईयर बेसिस। तो इसे जो है ना अपडेट भी किया जाता था ईयर बाय ईयर। जो नरेटिव्स होते हैं, जो बातचीत यहाँ पे की जाती थी, जैसे कि रूलर्स के बीच में जो लॉज होते हैं, लेटर्स हो गए, सरमन्स हो गए, सो ऑन, तो इन्हें जो है अपडेट किया जाता था, कंस्ट्रक्ट किया जाता था ईयर बाय ईयर बेसिस, ओके। तो ये तो हो गए टेक्सचुअल सोर्सेज। दूसरे हो गए आपके पास डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसमें आपकी इंस्क्रिप्शंस आ जाती हैं, राइट, इंस्क्रिप्शंस या तो फिर कोई एक पेपर होता है उसके ऊपर भी इंस्क्रिप्शंस होती हैं, या फिर जो हार्ड सरफेस होती है उसके ऊपर भी जो है जो चीजें लिखी जाती हैं उन्हें इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। एंड उसके बाद में पेपेरी हो गई। पेपेरी मीन जो है ये भी एक तरह से पेपर के ऊपर ही जो है कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे रखा गया था। इंस्क्रिप्शन सॉरी यहाँ पे जस्ट जो है ना वो हार्ड सरफेसेस के ऊपर ही होती हैं, तो वो भी अवेलेबल है। दूसरा यहाँ पे पेपेरी भी है। इंस्क्रिप्शंस वर यूजुअली कट ऑन द स्टोन, सो अ लार्ज नंबर सर्वाइव इन बोथ द ग्रीक एंड लैटिन। तो इंस्क्रिप्शन जो है ना वो यूजुअली स्टोन के ऊपर ही लिखी गई थी, यानी ये सर्वाइव कर पाई हैं उसी की वजह से। एंड ग्रीक एंड लैटिन भाषा में जो है इसे लिखा गया था। अगर पेपरस की बात करें तो ये एक प्लांट होता है, ओके, जो कि नील नदी जो है ना इजिप्ट में उसके किनारों पे ये उगता है। एंड फिर इसे जो है प्रोसेस किया जाता है, एक राइटिंग मटेरियल जो है ना इस प्लांट के साथ बनाया जाता है। एंड दैट वाज वेरी वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो उस समय में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स उस समय के बनते थे, अकाउंट्स, लेटर्स या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो पेपरस के ऊपर ही लिखे जाते थे। एंड जो लोग जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर लिखा करते थे उन्हें पेपिरोलॉजिस्ट बोला जाता था, राइट। तो ये कुछ सोर्सेज हो गए। एंड आफ्टर थर्ड वन जो है ना आपके पास मटेरियल रिमेन्स आ जाते हैं। एंड इसमें जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करते हुए जो चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, फील्ड सर्वे करते हुए जो चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, तो वो मटेरियल रिमेन्स में आते हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स मिली हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, या फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिले हैं जैसे कि टेम्पल्स होते हैं, पॉटरी हो गई, कॉइन्स हो गए, मॉसिक्स हो गए, एंड इवन इंटायर लैंडस्केप हो गई। फॉर एग्जांपल दो द यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफी, जब एरियल फोटोग्राफी यहाँ पे की जाती है ना ऊपर से, तो वो भी जो है मटेरियल रिमेन में आते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं एंड ये हमें जो है लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं हमारे पास्ट के बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में। So each of these sources can only tell us just so much about the past and combining them can be a fruitful exercise। तो अगर हम जो है ना इन सभी सोर्सेज को कंबाइन करके किसी चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करें तो एक काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट जो है ना वो इसका निकल सकता है। बट ये चीज़ जो किस तरह से इसे कंबाइन करना है वो एक हिस्टोरियन की स्किल के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। So, two powerful empires ruled over most of the Europe, North Africa, and the Middle East in the period between the birth of Christ and the early part of 7th century, say down in the 630s। टू एम्पायर कौन कौन सी थी? रोम एंड ईरान हो गई। तो इन्होंने जो है यहाँ पे मोस्टली यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट के बीच में जो है ना यहाँ पे रूल किया है, ओके। तो 1st सेंचुरी से लेके यहाँ पे अगर बात करें जो 7th सेंचुरी तक के अर्ली पार्ट है, तो रोम एंड ईरान जो एम्पायर है ना उन्होंने ही ज्यादा यहाँ पे रूल किया है। सो ये जो रोमन्स एंड ईरानियंस थे ना इनका जो है ना आपस में क्लैश जो है ना वो हमेशा चलता ही रहता है। तो ये कंटेम्प्रेरी थे। सो रोमन्स एंड ईरानियन जो है ना वो राइवल्स थे। एंड एक तरह से जो है हिस्ट्री अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें हमें जो है इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं,
ओके तो क्योंकि ये दोनों ही एम्पायर जो थी ना वो एक दूसरे के साथ लगती थी एंड ये सेपरेट किस तरह से होती थी, इनके बीच में जो है एक छोटी सी रिवर थी, रिवर जिसे यूफ्रेट रिवर बोला जाता है ना, तो एक साइड यहाँ पे जो है रोम एम्पायर थी, दूसरी यहाँ पे ईरान एम्पायर थी, तो उसके बीच में जस्ट यहाँ पे एक रिवर यूफ्रेट थी, तो उसके वजह से, इस रिवर की वजह से जो है इन दोनों के बीच में सेपरेशन थी, ज्यादा दूर नहीं थे ये। ओके तो इस चैप्टर में हम जो है ना रोमन एम्पायर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे एंड इन पासिंग टू रोम राइवल ईरान, तो ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो रोम है ना वो अपने राइवल के साथ कंपटीशन का यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। And you will see that the continents of the Europe and Africa are separated by a sea that stretches all the way from Spain in the west to Syria in the east, तो ये चीज आपके लिए important नहीं है। तो मेडिटेरेनियन सी में जो है ना वो यहाँ पे एक तरह से यूरोप एंड अफ्रीकन एरिया को जो एक तरह से बीच में डिवाइड करता है एंड इट वाज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। तो मेडिटेरेनियन सी जो है ना वो एक तरह से रोमन एम्पायर का एक हार्ट थी एंड जो रोम है ना वो मेडिटेरेनियन सी में डोमिनेट करते थे एंड इस मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितना भी एरिया है ना, तो जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वो सारा रोम के पास ही था। एंड टू द नॉर्थ, अगर नॉर्थन एरिया की बात करें रोमन एम्पायर की, तो द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फाउंड बाय द टू ग्रेट रिवर्स, तो इसके नॉर्थ की तरफ भी दो ग्रेट रिवर्स थी, रेन रिवर होगी एंड डेन्यूब रिवर होगी एंड साउथ की तरफ जो है ना यहाँ पे डेजर्ट था जिसे हम जो है सहारा डेजर्ट बोलते हैं। तो काफी रिच एरिया था ये, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया भी जो है ना वो इसके पास ही था, जिसे जो है रोमन एम्पायर का हट बोला जाता है। एंड आफ्टर दैट जो है टू रिवर्स थी यहाँ पे, रेन एंड डेन्यूब रिवर जो है ना वो इसके नॉर्थ में पड़ती थी एंड साउथ में जो है सहारा डेजर्ट था इसके। ओके सो इतनी बड़ी थी यहाँ पे ये रोमन एम्पायर। एंड अगर ईरान की बात करें तो कैस्पियन सी जो है ना, कैस्पियन सी के साउथ की तरफ जितना भी एरिया है वो ईरान के पास था एंड डाउन टू द ईस्टर्न अरेबिया एंड सम टाइम लार्ज पार्ट्स ऑफ द अफगानिस्तान एज वेल, तो अफगानिस्तान का भी जो लार्ज पार्ट है वो ईरान के पास ही था। So these two superpowers had divided up most of the world that the Chinese called Ta in Greater Chin, roughly the west। तो ये जो दो सुपर पावर्स थी उस समय में, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें, तो ये जो है ना यहाँ पे दो ही एम्पायर ज्यादा पावरफुल थी, टू इन्हें जो है सुपर पावर्स बोला जाता था। एक थी यहाँ पे आपकी रोमन एम्पायर एंड दूसरी हो गई आपकी ईरानी एम्पायर, राइट। तो ये जो है आपस में राइवल्स थे उस समय में। तो यही चीजें जो है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ज्यादा कवर करने वाले हैं। ओके तो रोमन एम्पायर के बारे में हम डिटेल वे में एंड किस तरह से जो है वो यहाँ पे अपनी कंटेम्प्रेरी के साथ, अपने राइवल्स के साथ जो है यहाँ पे उनकी युद्ध होते हैं, उनके साथ किस तरह से डील करते हैं, वो चीजें हम अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।